अध्याय 126 लोहार का काम। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। दोपहर को वांगटिंग उस जिले में आया जहां मास्टर लू का बड़ा भाई रहता था। उसने उस पुरानी गली को देखा और मन ही मन सोचा, क्या सभी मालिक इसी तरह की जगह पर रहते हैं? क्या इस तरह का स्थान उच्च श्रेणी का प्रतीत होता है? क्या इससे वे अधिक स्टाइलिश दिखते हैं? इसे भूल जाओ, चलो इसकी परवाह नहीं करते। वांगटिंग पुरानी गली में चले गए और मास्टर लू ब्रांच स्टोर नामक एक टूटी फूटी दुकान के बाहर रुक गए। जब उसने ये नाम देखा तो वह अवाक रह गया। ये वाकई पहचानने लायक नाम था। हालांकि ये दुकान थोड़ी बहुत जीर्ण शीर्ण थी। जो लोग नहीं जानते थे कि यह क्या है, वे सोच सकते थे कि इसे किसी देहाती लोहार ने खोला होगा। वांगटिंग ने अपना सिर हिलाया और दुकान में प्रवेश किया। उसने अपने आसपास का नजारा देखा। बाहर की तरह ही दुकान भी सादी और भद्दी थी। उसके चारों ओर लोहे के बर्तन बेतरतीब ढंग से रखे हुए थे, जिनमें रसोई के चाकू, कसाई के चाकू, स्पैटुला और कई अन्य चीजें शामिल थीं। हे भगवान, क्या ऐसे लोग थे जो इन वस्तुओं की जालसाजी करना चाहते थे? क्या वे सभी बड़े पैमाने पर उत्पादित नहीं थे? सौभाग्य से उसने ब्लेड और तलवारें भी देखीं। यदि नहीं, तो वह सोचता कि वो गलत जगह पर आ गया है। क्या यहाँ कोई है? वांगटिंग ने अंदर किसी को नहीं देखा, इसलिए उसने दुकान के एक दरवाजे की ओर चिल्लाकर पूछा, कौन है? अंदर से आवाज आई। वांगटिंग ने जवाब दिया, मैंने कल आपके साथ शूटिंग स्टार सर्पिल बनाने के बारे में एक नियुक्ति की थी। ओह, शूटिंग स्टार सर्पिल, आप अंदर आ सकते हैं। आवाज फिर से सुनाई दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांगटिंग दरवाजे से अंदर चला गया। एक छोटे गलियारे से गुजरने के बाद पीछे की ओर एक विशाल फोजिंग रूम ने उनका स्वागत किया। पूरे शरीर में मांसपेशियां लिए एक आदमी एक बड़ा लोहे का हथौड़ा पकड़े हुए भट्ठी के सामने किसी चीज पर प्रहार कर रहा था। जब उन्होंने ये थोड़ा प्राचीन फोजिंग दृश्य देखा तो वांगटिंग एक पल के लिए दंग रह गए। भट्ठी के अंदर का हिस्सा पूरी तरह से लाल था और लगातार गर्म लहरें निकल रही थीं। भट्ठी की वजह से कमरे का तापमान बहुत ज्यादा था। वांगटिंग ने भौहें सिकोड़ी। बर्फ की शक्ति उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसकी गर्मी कम हो गई। कृपया एक क्षण रुकें, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। उस बलिष्ठ हंक ने अपना विशाल हथौड़ा उठाया और तलवार बनाने की कोशिश की। हर जगह चिंगारियां उड़ने लगीं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। ठीक है, पहले तुम अपना काम खत्म करो। वांगटिंग ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर अचानक रुक गई। स्मिथरी तारांकन 5। मांसल शरीर से एक विशेष बुलबुला गिरा। क्या आप हथियार बनाते समय विशेषताओं को छोड़ सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। वांगटिंग अवाक रह गया। फिर उसने बुलबुले को खींचने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। उनके ज्ञान स्तंभ में एक नया आइटम प्रकाशित हुआ। स्मिथरी फाउंडेशन 5/100। उसी समय उनके मन में लोहारी का ज्ञान प्रकट हुआ। ये बहुत अमूर्त था, इसमें कोई प्रवाह नहीं था। लेकिन यह कोई समस्या नहीं थी। जब तक वह विशेषता बुलबुले उठाता रहेगा, उसका लोहारी ज्ञान बढ़ता रहेगा। कुछ लोहारी सीखना उसके लिए नुकसानदेह नहीं था। हो सकता है कि भविष्य में वह खुद ही अपने हथियार बना ले और उसे दूसरों की मदद लेने की जरूरत न पड़े। अब एकमात्र समस्या ये थी, क्या मैं भविष्य में एक बलिष्ठ लोहार बनूंगा? ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो ये स्वीकार करने में असमर्थ था कि उसके शरीर पर इतनी सारी मांसपेशियां हैं। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाकर उस छवि को अपने दिमाग से निकाल दिया। ये बहुत भयावह था। यदि सचमुच ऐसा हुआ तो वह हार मान लेगा। वो बस पैसे खर्च कर सकता था और दूसरे लोगों को अपने हथियार बनाने दे सकता था। ये थोड़ा परेशानी भरा था, लेकिन उसकी अपनी छवि की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। स्मिथरी तारांकन 5। ये फिर से गिर गया। चलो इसे उठाओ। प्रश्नवाचक चिन्ह।
वांग टेंग ने एक और विशेषता बुलबुला गिरते देखा, इसलिए उसने बिना सोचे समझे इसे उठा लिया। वह पहले लोहारी सीख सकता था, वह उसका इस्तेमाल करता था या नहीं, ये दूसरी बात थी। इस समय वांग टेंग अब और अधीर नहीं था। उसे उम्मीद थी कि वह थोड़ी देर और इंतजार कर सकता है, ताकि देख सके कि क्या वह मांसल हंक और भी विशेषता वाले बुलबुले गिराएगा। उस बलिष्ठ हंक को शायद लगभग हो गया वाक्यांश की कुछ गलतफहमी थी। वांग टेंग को बधाई देने के बाद उसने उसे अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया और गंभीरता से अपनी तलवार बनाने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह वांग टेंग के बारे में भूल गया था। स्मिथरी तारांकन 3, स्मिथरी तारांकन 5। सौभाग्य से वांग टेंग ने व्यर्थ इंतजार नहीं किया। उसने विशेषता बुलबुले के कारण लोहार को माफ करने का फैसला किया। स्मिथरी फाउंडेशन 53/100। ये कल्पना करना कठिन था कि प्रतीक्षा के एक दौर के बाद उन्हें कुल मिलाकर 53 अंक की स्मिथरी विशेषताएं प्राप्त हुईं। अब उसके दिमाग में लोहारी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी उभरने लगी। उसे अपने शरीर में एक तरह की आत्मीयता का एहसास हुआ, जैसे उसने 1 साल से ज्यादा समय तक फोजिंग, गर्म करने की मात्रा, हथौड़े से पीटने की ताकत और धातु के पैटर्न को पहचानने का अभ्यास किया हो। उसे अचानक लगा कि उसका दिमाग अच्छी चीजों से भर गया है। यह अद्भुत था। अचानक एक और विशेषता बुलबुला गिरा। यह लू हैमरिंग स्किल 5। यह एक हथौड़ा कौशल था। हालांकि ये हथौड़ा चलाने का कौशल युद्ध के दौरान गदा चलाने के कौशल से अलग था। इसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया जाता था। हे भगवान, अंत में एक आश्चर्य था। ये हथौड़ा चलाने का कौशल सीखने लायक था। उन्होंने युद्ध के लिए गदा कौशल नहीं सीखा क्योंकि उन्हें युद्ध में गदा का इस्तेमाल करना पसंद नहीं था। यह उनकी छवि के खिलाफ था। लेकिन यह अलग बात थी। अगर वो वाकई भविष्य में लोहार बनना चाहता था, तो उसे हथौड़ा चलाने का हुनर आना चाहिए था। लू हैमरिंग स्किल उनकी युद्ध तकनीकों में से एक बन गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। लू हैमरिंग स्किल फाउंडेशन 5/100। एक हल्की सी आकृति उसके मन में उस हुनर का अभ्यास करने लगी। फिर जैसे नदियां समुद्र में वापस चली जाती हैं, वैसे ही वो उसके शरीर में समा गई। यह अच्छी चीज है। वांग टेंग की आंखें प्रकाश बल्ब की तरह चमक उठीं। लू हैमरिंग स्किल वास्तव में एक पृथ्वी रैंक कौशल था। उसके लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी। पृथ्वी स्तर की युद्ध तकनीक की कीमत बहुत अधिक थी। इसके अलावा यह कोई सामान्य युद्ध तकनीक भी नहीं थी। यह एक दुर्लभ स्मिथरी तकनीक थी, इसलिए इसकी कीमत और भी ज्यादा होगी। लू, मास्टर लू। क्या यह एक पारिवारिक व्यवसाय और कौशल था? वांग टेंग ने सोचा, अगर वह दूसरे पक्ष के अद्वितीय कौशल को चुरा ले, तो क्या ये थोड़ा अजीब होगा? अगर मास्टर लू को पता चलता कि उन्होंने किस तरह का बेशर्म व्यक्ति पाया है, तो शायद वे गुस्से में खून की उल्टी कर देते। आपको इतने लंबे समय तक इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। एक कर्कश आवाज ने वांग टेंग का ध्यान वापस खींचा। नूव LBJNN। ये ठीक है, ये ठीक है। यह ज्यादा लंबा नहीं था, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लू जिशिंग। जिस तरह से वांग टेंग मुस्कुराया, किसी कारण से लू जिशिंग को लगा कि यह नौजवान थोड़ा दुष्ट था। मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम लू जिशिंग है, लू जिशिंग ने कहा। लू जिशिंग। वांग टेंग ने उसे अजीब नजरों से देखा। इस नाम ज़ीली जेन शेंग एक, लू जिशिंग ने असहाय होकर कहा। उसने अपने सन की गुरु को अनगिनत बार यह नाम देने के लिए दोषी ठहराया था। वो उसके लिए अन्य नामों के बारे में क्यों नहीं सोच सका? मास्टर लू, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है, वांग टेंग ने प्रबुद्ध स्वर में उत्तर दिया। मैंने शूटिंग स्टार सर्पिल का खाका देखा है जिसे आप बनाना चाहते हैं। कोई समस्या नहीं है। क्या आप सामग्री लेकर आए हैं? लू जिशिंग ने पूछा। हाँ, मैं उन्हें ले आया हूँ। वांग टेंग ने स्टार बोन और डार्क आइस स्टोन को बाहर निकाला। लू जिशिंग की आंखें चमक उठी, एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार को देख रहा हो।
उसने जल्दी से अपने हाथ पोंछे, सामग्री ली और उन्हें ध्यान से देखा। ये अच्छी सामग्री है। लू जिशिंग ने अपने खुरदुरे और बड़े हाथों से स्टार बोन और डार्क आइस स्टोन को सहलाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि उसे कुछ महसूस हो रहा हो। अंत में वह सामग्री की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। इन दो वस्तुओं से मैं 6 सितारा शूटिंग स्टार सर्पिल बना सकता हूँ। 6 स्टार। वांग टेंग चौंक गया। वह 6 सितारा हथियार बना सकता है। दोनों सामग्रियां इसका कारण थीं, लेकिन लू जिशिंग के फोर्जिंग कौशल भी अत्यंत शक्तिशाली रहे होंगे। हालांकि ये दो सामग्रियां केवल मुख्य सामग्रियां ही हो सकती हैं। क्या आप अपनी स्वयं की द्वितीयक सामग्री तैयार करने जा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें खरीदने में आपकी मदद करूं? लू जिशिंग ने चलो एक ईंट बनाएं। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। वांग टेंग को अचानक एक विचार आया। उसने अपने अंतरिक्ष वलय से सभी प्रकार के अयस्क निकाले और उन्हें जमीन पर ढेर कर दिया। जरा देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकते हो? अंतरिक्ष वलय। लू जिशिंग चौंक गया। यह आदमी कहाँ से आया? उसके पास तो वास्तव में एक अंतरिक्ष वलय था। वह वांग टेंग की पहचान पर विचार कर रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया और जमीन पर पड़े अयस्कों को पहचाना। उसने बस सामग्री पर नजर डाली और कुछ चुन ली जिन्हें वह इस्तेमाल कर सकता था। फिर उसने उन्हें देखना बंद कर दिया। हालांकि जब उसने सोने का अयस्क देखा तो उसकी निगाहें जम गईं। काले वजन का चमकदार सोना। काले वजन का चमकदार सोना। वांग टेंग चौंक गया। तुम इसे पहचानते हो? उन्हें इस स्थान पर अयस्कों के बारे में समझ रखने वाले किसी व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा दूसरे पक्ष की अभिव्यक्ति को देखते हुए ये गहरे वजन का चमकदार सोना काफी खजाना लग रहा था। क्या ये कोई दुर्लभ अयस्क था? मैं एक लोहार हूँ। सभी प्रकार के अयस्कों और धातुओं को पहचानना एक आवश्यक कौशल है, लू जिशिंग ने कहा। यह एक असाधारण धातु है। अपने भारीपन के कारण ये ताकत आधारित मार्शल योद्धाओं के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री है। क्या ये बहुत भारी है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि यह ठीक है। वांग टेंग ने बास्केटबॉल के आकार का धातु का ब्लॉक उठाया और उसे अपने हाथ में तौला। उसे यह आसान लगा। ये बिल्कुल भी भारी नहीं था। हाहा, अपनी फोर्स को इसमें मिलाने की कोशिश करो, लू जिशिंग ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वह एक गैर पेशेवर को नीची नजर से देख रहा था। वांग टेंग। उसने अपना बल अयस्क के टुकड़े में डाल दिया। फक। अचानक उसका हाथ डूब गया। धातु अयस्क लगभग उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर गया। ये वास्तव में भारी है, वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिद्धांत रूप में जितना अधिक बल आप इसमें डालेंगे, यह उतना ही भारी होगा। इस अयस्क का वजन लगातार बढ़ सकता है, लू जिशिंग ने समझाया। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। क्या आप ये गहरे वजन का चमकदार सोना बेच रहे हैं? लू जिशिंग ने अचानक पूछा। वांग टेंग। क्या इस उद्योग में सभी लोग ऐसे ही थे? अतीत में मास्टर लू ने भी जब उनसे सामग्री देखी थी तो उनसे पूछा था कि क्या वह अपनी स्टार बोन और डार्क आइस स्टोन बेच रहे हैं। अब लू जिशिंग ने भी यही बात कही। वांग टेंग को नहीं पता था कि एक लोहार के लिए अच्छी सामग्री पाना मुश्किल है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि अच्छी सामग्री ढूंढना और उसे न पा पाना। मैं इसे नहीं बेच रहा हूँ। वांग टेंग अवाक रह गया। क्या आप पुनर्विचार नहीं कर सकते? लू जिशिंग ने आखिरी बार कोशिश की। अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसे नहीं बेचूंगा, तो मैं इसे नहीं बेचूंगा। वांग टेंग एक पल के लिए झिझका और उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। क्या तुम इस अयस्क का उपयोग करके मेरे लिए एक हथियार बना सकते हो? लू जिशिंग थोड़ा निराश हुआ, लेकिन यह उसकी उम्मीदों के अनुरूप था। कोई भी इतनी अच्छी चीज बेचने को तैयार नहीं होगा। क्या आप इसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए करना चाहते हैं? कोई समस्या नहीं। आप कौन सा हथियार बनाना चाहते हैं?
गहरे रंग का चमकदार सोना भारी शैली के हथियारों जैसे बैटलैक्स, बैटल मेस या फ्लेयर्स के लिए सबसे अच्छा है। हालांकि सामग्री थोड़ी सीमित है, आपको अन्य सामग्री जोड़ने की जरूरत है। जब वह बोल रहा था तो वांग टेंग ने उसे बीच में टोका। मुझे ईंट बनाने में मदद करो। ईंट। लू जिशेंग को संदेह हुआ कि उसने शायद गलत सुना है। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके वांग टेंग को घूरा। हाँ, ईंट। वांग टेंग ने पुष्टि में सिर हिलाया। नहीं, इसे ईंट में ढालना काले वजन वाले चमकदार सोने का अपमान है। तुम एक बर्बाद आदमी हो, एक बर्बाद आदमी। लू जिशेंग इतना क्रोधित था कि वो हौंफने लगा। वो किसी भी कीमत पर ऐसा करने को तैयार नहीं था। वो वांग टेंग द्वारा ऐसी दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्रियों को बर्बाद करने के कार्य से अत्यधिक घृणा करते थे। ओह, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं अन्य लोगों से इसे बनाने के लिए कह सकता हूँ, वांग टेंग ने लापरवाही से कहा। आप। लू जिशेंग ने वांग टेंग की ओर देखा। दुर्भाग्य से वांग टेंग ने उसे अनदेखा कर दिया। ये सामग्री मेरी है, मैं तय कर सकता हूँ कि मैं इसके साथ क्या करना चाहता हूँ। अंत में लू जिशेंग ने बस असहाय होकर आह भरी और अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। सामग्री उसकी नहीं थी, इसलिए उसके लिए कुछ भी कहना बेकार था। इसे भूल जाओ, मुझे करने दो। अगर तुम सिर्फ ईंट बनाना चाहते हो तो मैं इसकी रैंक और ऊपर कर सकता हूँ। अगर तुम इसे दूसरे लोगों को दोगे तो वे इस गहरे वजन वाले चमकदार सोने को बर्बाद कर देंगे, लू जिशेंग ने शक्तिहीन स्वर में कहा। हे, फिर तो मुझे तुम्हें परेशान करना ही पड़ेगा। वांग टेंग ने ठहाका लगाया। उसकी आंखों में एक धूर्तता भरी नजर चमक उठी। जैसा कि अपेक्षित था, असली पेशेवर सभी ईमानदार और जिद्दी थे। उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। तुम क्या सोच रहे हो? ईंट बनाने का विचार तुम्हें कैसे आया? लू जिशेंग अभी भी शिकायत कर रहा था। वांग टेंग ने कहा, मुझे लगता है कि ईंट बहुत सुविधाजनक है। इसका इस्तेमाल करना वाकई आसान है। लू जिशेंग। सुविधाजनक। उसे आखिरकार पता चल गया कि इस बदमाश ने उसे क्यों डरा दिया था। कौन सा आम इंसान ईंट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचेगा? मैं आपसे जाली सामान बनाने की फीस के तौर पर 10 मिलियन लूंगा। आप 3 दिन में अपना सामान ले सकते हैं। वो अब वांग टेंग से बहस नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि उसका दिमाग दुख रहा है, हालांकि उसने सिर्फ कुछ वाक्य ही बोले थे। ये बदमाश बहुत जहरीला था। वांग टेंग को दिल की गहराइयों से महसूस हो रहा था कि उसे नापसंद किया जा रहा है। यह एक दुखद एवं शोकाकुल घटना थी। उसने पैसे चुकाए और मास्टर लू के ब्रांच स्टोर से बाहर निकल गया। किसी कारण से उसे थोड़ा दुख हुआ। NOWELLBEIN.com। ऐसा लगता है कि सभी को मेरे साथ कुछ गलतफहमी है। वो केवल 3 दिनों में ही अपना शूटिंग स्टार स्पाइरल और ईंट प्राप्त कर सकता था। नीलामी भी 3 दिन बाद थी। इस समय के दौरान वांग टेंग केवल प्रतीक्षा ही कर सकता था। अगले दिन उसके पास करने को कुछ नहीं था। उसने मास्टर लू शाखा स्टोर पर फिर से जाने का फैसला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग को देखकर लू जिशेंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि 3 दिन बाद सामान लेने के लिए वापस आना? ओह, मैं तो बस देखने आया था। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वांग टेंग ने पूछा। तुम कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बात मत करो और मेरे काम में बाधा मत डालो। लू जिशेंग वाकई असहज लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी मल का ढेर खाया हो। मैं बात नहीं करूंगा, तुम अपना काम करो, मैं बस किनारे पर खड़ा रहूंगा। वांग टेंग को बहुत ज्यादा अन्याय महसूस हुआ। लू जिशेंग इस नाटक राजा की परवाह करने में बहुत आलसी था। वो अपने काम पर लौट आया। कमरे में धातु की खनक की आवाज गूंज रही थी। हैरानी की बात ये थी कि यह थोड़ी लयबद्ध लग रही थी। स्मिथरी तारांकन 5, स्मिथरी तारांकन 8, लू हैमरिंग स्किल 5।
वांग टेंग ने खुशी खुशी विशेषता वाले बुलबुले किनारे पर एकत्र किए। आज की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था। वो इस मांसल मेमने से फर इकट्ठा करना चाहता था। रात में वांग टेंग ने लू ज़िशिन को विदाई दी और कहा, मास्टर लू, मैं कल भी आऊंगा। तुम कल भी आ रहे हो? लू ज़िशिन ने जाते हुए वांग टेंग की ओर देखा। वो कब्ज से परेशान लग रहा था। अगले दिन वांग टेंग फिर आया। उसने लू हेमरिंग स्किल और स्मिथरी स्किल विशेषताओं को इकट्ठा करना जारी रखा। अगले 2 दिनों में उनकी लोहारी कौशल आधारभूत स्तर को पार कर छोटी उपलब्धि तक पहुंच गई। स्मिथरी छोटी उपलब्धि 230/500। उसके हथौड़े चलाने के कौशल की प्रगति भी धीमी नहीं हुई। वह छोटी उपलब्धि की स्थिति तक पहुंच गया। लू हेमरिंग कौशल छोटी उपलब्धि 55/500। अपनी छोटी सी उपलब्धि स्मिथरी कौशल और लू हेमरिंग कौशल के साथ वांग टेंग को अब एक स्टार हथियार बनाने का पूरा भरोसा था। यहाँ तक कि अगर वह 2 स्टार हथियार भी बनाता तो उसे लगता था कि उसकी सफलता दर 50 से 60% है। इसका फैलाव बहुत ही व्यापक था। 2 दिन पहले वो एक बाहरी व्यक्ति था जिसे लोहारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वह पहले से ही 2 सितारा हथियार बना सकता है। अगर लू ज़िशिन को इन 2 दिनों में वांग टेंग की प्रगति का पता चलता तो उसे दिल का दौरा पड़ सकता था। उन्होंने 30 वर्षों तक लोहारी का काम किया था। एक ऐसे व्यक्ति से जिसे कुछ भी नहीं पता था, 2 स्टार हथियार बनाने में उसे 7 साल लग गए। उसे जो कष्ट सहने पड़े वे दूसरों को बताने लायक नहीं थे। वांग टेंग के बारे में क्या, उसे तो बस 2 दिन लगे। तुलना करने लायक कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। आखिरी दिन वांग टेंग सुबह मास्टर लू शाखा स्टोर पर नहीं गया। इसके बजाय वो नीलामी में भाग लेने के लिए बांद्रे नीलामी घर की ओर चला गया। कुएं में मेढक पूर्वाहन। बांद्रे नीलामी घर विश्व स्तर पर शीर्ष 10 नीलामी घरों में से एक के रूप में इसकी स्थिति और पैमाने सभी संदेह से परे थे। आज की नीलामी एक महत्वपूर्ण और बड़े पैमाने की घटना थी। स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग आए थे। उनमें से ज्यादातर प्रभावशाली पृष्ठभूमि से थे। आमतौर पर इस तरह की बड़ी नीलामी के दौरान हमेशा कुछ अप्रत्याशित वस्तुएं होती थीं जो दुर्लभ और कीमती होती थीं। उन्हें देखकर कुलीन बोली लगाने वाले लोग बत्तखों के झुंड की तरह उनके पीछे भागते थे। हालांकि कुछ लोग इन वस्तुओं को खरीदने में असमर्थ थे, फिर भी वे निमंत्रण पाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। वे इस भव्य अवसर को देखने के लिए अपना सिर फोड़ने को भी तैयार थे। ये बात सभी जानते थे। उसी समय ली लियांगा अपने बेटे ली रोंगचेन को भी यही बता रहे थे। आज मुख्य उद्देश्य आपको दुनिया दिखाने का है। आप बाद में कई मार्शल योद्धाओं से मिलेंगे। वांग परिवार का वह छोटा सा लड़का मार्शल आर्ट परीक्षा में मार्शल योद्धा के रूप में शीर्ष विद्वान बन सकता है, लेकिन आज नीलामी में मौजूद लोगों की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। वह सिर्फ एक युवा लड़का है। अगर वह एक असली शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता है तो उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। कोई नहीं जानता कि उसका रास्ता कभी टूटेगा या नहीं। ली लियांगा के चेहरे पर निर्दयता थी, लेकिन जब उसने ली रोंगचेन की ओर देखा तो उसकी निगाहों में प्यार की झलक दिखाई दी। इसलिए हार का एक पल भी कोई मायने नहीं रखता। कोई नहीं जानता कि भविष्य में तुम या वांग टेंग ज्यादा शक्तिशाली होंगे या नहीं। अगले साल अपनी मार्शल आर्ट की परीक्षा ठीक से दें। हमारा ली परिवार हर तरह से तुम्हारा साथ देगा। मुझे नहीं लगता कि तुम वांग टेंग से बेहतर हो सकते हो। पिताजी, मैं समझ गया। ली रोंगचेन ने चोंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसकी आंखों में एक बार फिर उम्मीद की किरण जग गई। वांग टेंग, बस इंतजार करो। अगले साल मैं निश्चित रूप से एक शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश पालूंगा। मुझे पूरे ली परिवार का समर्थन प्राप्त है। मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। उस समय मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक भयानक मौत मरो। जैसे ही वह कल्पना कर रहा था कि कैसे वह एक शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश करेगा और मजबूत होने के बाद वांग टेंग को अपने से बहुत पीछे छोड़ देगा,
उसकी आंखों के सामने एक जाना पहचाना दृश्य उभर आया। ली रोंगचेंग के चेहरे पर भयानक मुस्कान अचानक से गायब हो गई। वांग टिंग, पिताजी, ये वह छोटा बच्चा है। ली लियांगा ने उस दिशा में देखा जिस ओर ली रोंगचेंग इशारा कर रहा था और आंखें सिकोड़ लीं। जब वांग टिंग ने शोर सुना तो वह पीछे मुड़ा। ली रोंगचेंग, कोई अपने शत्रु से बच नहीं सकता। यह विचार दोनों के मन में लगभग एक साथ आया। हालांकि वांग टिंग को उनकी परवाह नहीं थी। वह मुख्य द्वार की ओर चलता रहा। आज वे एक भव्य समारोह आयोजित कर रहे थे, इसलिए प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड मेहमानों की पहचान सत्यापित कर रहे थे। बिना निमंत्रण के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वांग टिंग ने अपना निमंत्रण कार्ड निकाला और सबसे पहले अंदर चला गया। वांग टिंग को निमंत्रण कार्ड कैसे मिला? क्या वांग परिवार ने उसे निमंत्रण कार्ड दिलवाया था? ली लियांगा ने भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा। पिताजी, क्या आपने नहीं कहा था कि निमंत्रण पाना बहुत मुश्किल है? उसे यह कैसे मिला? ली रोंगचेंग को असहज महसूस हुआ जब उसने वांग टिंग को अंदर आते देखा। उसने पलटकर ली लियांगा से सवाल किया, तुम हर बात पर इतना हंगामा क्यों मचाते हो? तुम सिर्फ एक निमंत्रण कार्ड की वजह से दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारी नजर का दायरा ज्यादा बड़ा हो सकता है? ली लियांगा ने उसे डांटा। NOWELLBEING.COM। मैं अपनी गलती जानता हूँ। बस जब भी मैं उसे देखता हूँ, मेरी भावनाएं खो जाती हैं। ली रोंगचेंग को दुख हुआ। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत है। अगर तुम इतने संकीर्ण सोच वाले बने रहे, तो तुम्हारा भविष्य सीमित हो सकता है। ली लियांगा को अपने बेटे से इससे बेहतर की उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने फिर भी धैर्यपूर्वक समझाया, जहां तक निमंत्रण की बात है, इसे पाना मुश्किल है, लेकिन वांग परिवार की क्षमता के साथ अगर वे कुछ प्रयास करें तो वे इसे पा सकते हैं। ली लियांगा ने सोचा कि वांग टिंग का निमंत्रण वांग परिवार की ओर से आया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग टिंग को खुद निमंत्रण मिलेगा। उन्होंने ली रोंगचेंग को उनकी संकीर्ण मानसिकता के लिए उपदेश दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी अपनी दृष्टि भी सीमित थी। जब वह दूसरों पर हंस रहा था कि वे कुएं के मेढक हैं, तो उसे अपना सिर उठाकर ऊपर आसमान की ओर देखना चाहिए था। क्या यह असली आसमान था? ली लियांगा ने ली रोंगचेंग को बांगरे नीलामी घर की मुख्य इमारत में लाया। दोनों ने औपचारिक कपड़े पहने हुए थे। वे सूट और चमड़े के जूते पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी आधिकारिक भोज के लिए आए हों। आज की नीलामी 8वीं मंजिल पर स्काई नीलामी हॉल में होगी। चलो सीधे वहां चलते हैं। ली लियांगा ने अपने हाथ में निमंत्रण कार्ड को देखा और कहा। वे दोनों लिफ्ट के सामने आ गए। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था। रुको, ली रोंगचेंग जल्दी से दौड़कर आया और लिफ्ट का बटन दबाया। उसने लिफ्ट के दरवाजे रोक दिए जो बंद होने वाले थे। ली लियांगा ने ली रोंगचेंग को तिरस्कार भरी नजर से देखा। फिर उसने लिफ्ट में मौजूद लोगों से कहा, मेरा बेटा लापरवाह था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। अंदर करीब 5 लोग थे और उन सभी की आभा बहुत तेज थी। जब उन्होंने ली लियांगा और उसके बेटे की तरफ देखा, तो उनकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। ली लियांगा एक होशियार व्यक्ति था, इसलिए उसने लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखा और अपने दिल में अपमानित महसूस किया। उसे नफरत भी हुई, हालांकि उसने कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं की। मिस्टर और मिस, हम अगली लिफ्ट का इंतजार करेंगे। वह अजीब तरह से मुस्कुराया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने के बाद ली रोंगचेंग का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने खुद को शर्मिंदा महसूस करते हुए पूछा, पिताजी, हमें उनके सामने अपनी आवाज और हैसियत क्यों कम करनी पड़ती है? बेवकूफ, तुम क्यों नहीं देख सकते कि वे लोग कौन हैं? उनके पहनावे और स्वभाव को देखो। वे शायद मार्शल योद्धा हैं। तुम उन लोगों को कैसे नाराज कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमारा ली परिवार बहुत खुशहाल जीवन जी रहा है? ली लियांगा अचानक अपने बेटे से थोड़ा निराश हो गया। उसने उसकी तरफ देखा और नाक भान सिकुड़ी। ली रोंगचेंग को अपने दिल से अनिच्छा की तीव्र भावना महसूस हुई।
मार्शल योद्धाओं। पुनः मार्शल योद्धा। अगर वह मार्शल आर्ट की परीक्षा पास कर ले और किसी शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश ले ले, तो वह जल्द ही मार्शल योद्धा बन जाएगा। उसे अब इन लोगों के सामने झुकने और उनसे विनम्रता से बात करने की जरूरत नहीं होगी। ये सब वांग टेंग की वजह से हुआ। उसने ही उसे नुकसान पहुंचाया था। अगर वह न होता तो वह मार्शल आर्ट की परीक्षा में फेल नहीं होता। आज वह इस हालत में भी नहीं होता। इस समय ली रोंगचेंग की वांग टेंग के प्रति नफरत और भी गहरी और मजबूत हो गई। ली लियांगा को उसके विचारों का अर्थ समझ में आ गया था। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम वांग टेंग से नफरत करते हो और बदला लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हें जल्दी से मजबूत बनने की जरूरत है। उसके पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने बोलना बंद कर दिया। मिस्टर ली, आप भी इस नीलामी में भाग लेने आए हैं? एक थोड़ी हैरान करने वाली आवाज सुनाई दी। मिस्टर जी। ली लियांगा ने अपना सिर घुमाया और किसी परिचित व्यक्ति को पाया। वह भी थोड़ा चौंक गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं अपने बेटे को दुनिया का अनुभव कराने के लिए बाहर लाया हूँ। मिस्टर जी, आपने नीलामी में किसी खास उत्पाद पर अपनी नजर डाली होगी, इसलिए आप उसके लिए बोली लगाने आए हैं, है न? जी कुन को जब ली लियांगा की चापलूसी करते देखा तो उसे एक तरह की श्रेष्ठता का एहसास हुआ। उसने हंसते हुए जवाब दिया, ये सही है। मैं एक हथियार बनाना चाहता था और नीलामी में एक उपयुक्त वस्तु देखी, इसलिए मैं उसे देखने आया था। जी कुन बहुत खुश था। मार्शल योद्धा बनने से पहले वह केवल इन अमीर लोगों को देख सकता था और उनकी प्रशंसा कर सकता था। हालांकि जब से वह मार्शल योद्धा बना है, तब से उन अमीर लोगों ने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। कभी कभी जब उन्हें उससे मदद मांगने की जरूरत होती थी, तो वे हर तरह से उसकी चापलूसी करते थे। अगर उन्हें उसकी मदद चाहिए होती तो उन्हें काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे। श्री ली एक उदाहरण थे। अतीत में किसी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने उसे 10 मिलियन देने का वादा किया और आखिरकार मदद करने के लिए सहमत होने से पहले उससे भीख भी मांगी। आप भले ही धनवान हो, लेकिन आपको एक शक्तिशाली और योग्य योद्धा के सामने झुकना पड़ा। बेशक अगर आप वाकई अमीर होते तो आप एक मजबूत मार्शल योद्धा को आमंत्रित कर पाते। आपको निम्न श्रेणी के मार्शल योद्धाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अंत में उन्हें अभी भी मार्शल योद्धाओं पर निर्भर रहना पड़ा। इस युग में मार्शल योद्धा धीरे धीरे मुख्यधारा बनते जा रहे थे। जू हुई अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। लिफ्ट आ गई। ली लियांगा, ली रोंगचेंग और जी कुन ने एक साथ इसमें प्रवेश किया। ली रोंगचेंग ने जी कुन के प्रति ली लियांगा के रवैये को देखा और अपमानित और निराश महसूस किया। साथ ही उसके अंदर ईर्ष्या की तीव्र भावना पैदा हुई। यह एक मार्शल योद्धा था। उसे एक मार्शल योद्धा बनना होगा। जी कुन ने उसके चेहरे पर आए भावों में आए बदलाव को देखा और अनजाने में मुस्कुरा दिया। पहले उसे भी ऐसा ही महसूस होता था। मिस्टर ली, क्या यह आपका बेटा है? हाँ, यह मेरा बेटा है, ली लियांगा ने उत्तर दिया। उसकी उम्र को देखते हुए वह शायद जल्द ही विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा देने जा रहा है ना? क्या उसने इस साल परीक्षा दी है या वह अगले साल भाग लेने जा रहा है? क्या वह मार्शल आर्ट परीक्षा देने की योजना बना रहा है? जी कुन ने पूछा। मेरा बेटा पहले से ही एक उन्नत चरण का मार्शल शिष्य है। उसने इस साल मार्शल आर्ट की परीक्षा दी और उसे एक शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश की उम्मीद थी। दुर्भाग्य से उसे दूसरे छात्र के घृणित कृत्य के कारण वास्तविक युद्ध मूल्यांकन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वो केवल अपना वर्ष दोहरा सकता है और अगले साल परीक्षा की प्रतीक्षा कर सकता है, ली लियांगा ने आह भरते हुए उत्तर दिया। एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य, आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, जी कुन ने प्रशंसा की। फिर उसने भौहें सिकोड़ी और कहा, कौन सा छात्र इतना दुष्ट है कि आपके बेटे को वास्तविक युद्ध मूल्यांकन से बाहर कर देगा? द्वेष पैदा हो गया है। तुम सही हो, मैंने पहली बार ऐसा दुष्ट छात्र देखा है।
फिर भी वह इस साल मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान बनने में कामयाब रहा, ली लियांगा ने तिरस्कार के साथ कहा। मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान, क्या वह वांग टिंग है? जी कुन ने भौहें सिकोड़ी। शीर्ष विद्वान का चरित्र इतना दोषपूर्ण कैसे हो सकता है? हाँ, ये वही है। वह आज भी नीलामी में आया था। हम अभी अभी उससे प्रवेश द्वार पर मिले हैं। मैं उसके पिता को जानता हूँ, इसलिए अधिकारपूर्वक, भले ही युवा पीढ़ी के बीच कुछ मनमुटाव हो, उसे मुझे अपना चाचाली कहकर अभिवादन करना चाहिए क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। हालांकि उसने मुझे तिरस्कार से देखा और मुझे अभिवादन किए बिना ही चला गया। ली लियांगा ने अपना सिर हिलाया और ऐसा लगा जैसे वह आजकल की युवा पीढ़ी के चरित्र से निराश हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने उसके जैसे कई नए लोगों को देखा है। वे सिर्फ इसलिए अहंकारी महसूस करते हैं क्योंकि वे एक मार्शल योद्धा बन गए हैं। उन्होंने समाज की क्रूरता का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वे नहीं जानते कि मार्शल योद्धाओं का समूह कितना निर्दयी है। चूंकि वह एक मार्शल योद्धा बनने में सक्षम है, इसलिए वह प्रतिभाशाली होना चाहिए। हालांकि प्रतिभा का मतलब यह नहीं है कि उसका भविष्य सफल होगा। मैंने अतीत में जिंगबू महाद्वीप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखा है। वह भी कम उम्र में एक मार्शल योद्धा बन गया। आपको क्या लगता है उसके साथ क्या हुआ? जी कुन ने उपहास किया। क्या हुआ? ली रोंगचेंग पूछे बिना नहीं रह सका। वह मर गया। उसे एक 2 सितारा मार्शल योद्धा ने मार डाला। इसलिए एक मार्शल योद्धा के लिए योग्यता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपकी प्रतिभा केवल तभी आपकी प्रतिभा है जब आप इसे अपनी योग्यता में बदलने में सक्षम हो। जी कुन ने एक अनुभवी वरिष्ठ के रूप में अपनी सलाह दी। मिस्टर जी, आप सही कह रहे हैं। उसके जैसा कोई व्यक्ति जो खुद को नियंत्रित करना नहीं जानता, उसे जल्द या बाद में कष्ट उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि उसे ये भी पता न हो कि उस समय उसे किसने मारा। ली लियांगा ने सहमति में सिर हिलाया। ये सही है, वह ऐसे ही व्यक्ति हैं। एक बार जब आप उन्हें देखेंगे, तो आप भी उन्हें नापसंद करेंगे। ली रोंगचेंग ने सहमति जताई। तीनों बातें करते हुए 8वीं मंजिल पर स्थित नीलामी हॉल में पहुंचे। स्काई नीलामी हॉल बहुत बड़ा और विशाल था। बीच में टेबल और कुर्सियों का घेरा था। ये आम बोली लगाने वालों की सीटें थीं। नीलामी मंच के ठीक सामने बाकी हिस्से वीआईपी कमरों से भरे हुए थे। 2 स्तर थे। केवल उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही इन कमरों का उपयोग करने का अधिकार था। वांग टिंग पहले से ही नीलामी हॉल में था। वह लिन झान और उसके साथियों की तलाश कर रहा था, लेकिन वे अभी तक यहाँ नहीं आए थे। वो ऊब गया था, इसलिए उसने एक सीट ढूंढी और बैठ गया। वह चाय और पेस्ट्री का आनंद लेते हुए उनके आने का इंतजार कर रहा था। जब ये दृश्य अन्य लोगों की नजरों में आया तो उन्हें ये थोड़ा अपरंपरागत लगा। हॉल में मौजूद लोग या तो खुद को रोक रहे थे ताकि वे ऐसा कुछ न करें जिससे उनकी हैसियत कम हो जाए, या फिर नीलामी पुस्तिका को गंभीरता से पलट रहे थे। वे नहीं समझ पाए कि वांग टिंग क्या कर रहा था। वांग टिंग जैसा अभिनय करने वाला कोई और नहीं था। छोटा टिंग टिंग। अचानक एक जानी पहचानी लेकिन अपरिचित आवाज उसके कान के पास गूंजी। इससे वांग टिंग बहुत डर गया। इस पते, यह आवाज, बकवास, ये तो वह महिला शैतान जू हुई है। वह यहाँ क्यों है? वांग टिंग ने अभी अभी पी हुई चाय का पूरा घूंट थूक दिया। एक पल में उसके दिमाग में तरह तरह के विचार कौंध गए। उसने मुड़कर देखा तो वह आकृति उसके लिए एक बुरे सपने जैसी थी। उसी समय कुछ लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वांग टिंग उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पाया। तुम यहाँ क्यों हो? वांग टिंग ने ऐसे पूछा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। यही तो मैं पूछना चाहती थी। जू हुई उसके पास आई और कमर पर हाथ रखकर उसे घूरने लगी। मैंने अपने छोटे भाई से तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन तुम कहीं छिप गए। तुमने मेरे संदेश का जवाब भी नहीं दिया। क्या बात है? क्या तुम सिर्फ इसलिए घमंडी हो गए हो क्योंकि तुम मार्शल आर्ट की परीक्षा में अव्वल आए थे? वांग टिंग ने अपने सामने खड़ी सुंदरी को देखा, जो अपनी कमर पर हाथ रखे उसे घूर रही थी।
उसके दिल में एक अपनापन सा एहसास हुआ। वही छोटी, वही पतला और लंबा शरीर, वही गुस्सा स्वभाव। हालांकि इस परिचय के साथ साथ थोड़ी सी अपरिचितता का भी एहसास था। इस समय उसने युद्ध की वर्दी पहन रखी थी और कमर पर तलवार लटक रही थी। वह सुंदर और वीर लग रही थी। उस पर एक अलग ही आभा थी। उसने अपने पिछले जीवन में उस पर यह पोशाक कभी नहीं देखी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूँ। दरअसल मैं अभी अभी लौटा हूँ। क्या तुमने मुझे कोई संदेश भेजा है? मेरा फोन बंद था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। वांग टेंग को लगा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और वह बकवास कर रहा है। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम झूठ बोलते हो तो कैसे दिखते हो? जू हुई ने उपहास किया। वांग टेंग ने कहा, मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं थोड़े समय के लिए ही बाहर गई थी, लेकिन तुम पहले से ही बहुत शरारती हो गए हो। जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हारे साथ यह सब सुलझा लूंगी। मैं अभी तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए बहुत आलसी हूँ। बताओ, तुम आज यहाँ क्यों आए हो? जू हुई ने अपनी आंखें घुमाई और उससे फिर पूछा। नीलामी खत्म होने के बाद मैं तुरंत चला जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफी से यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। मैं बस एक नजर डालने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए आया था। उसने एक बेतरतीब बहाना ढूंढ लिया। फिर उसने पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? मैं भी अपने सीनियर्स के साथ देखने आई थी। जू हुई को आखिरकार अपने बगल में बैठे लोगों का परिचय कराना याद आया। ये जियांगन विश्वविद्यालय के मेरे सीनियर हैं। आप उनका अभिवादन वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैं उनका अभिवादन करता हूँ। जू हुई, क्या ये डोंगहाई मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान है जिसके बारे में आप हाल ही में बात कर रहे थे? जू हुई के बगल में एक सुंदर महिला ने पूछा। ये सही है, सीनियर सिस्टर। वो मेरे छोटे भाई का दोस्त है और मैं उसके साथ बड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा जब मैंने सुना कि वो वास्तव में मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान बन गया है। जू हुई ने मुस्कुराते हुए महिला को जवाब दिया। बचपन के दोस्त, पेन डेनवेन ने उसे चिढ़ाया। NOWELBJUN.COM। ये वाक्य सुनकर जू हुई के पीछे खड़े आदमी की भौहें तन गईं। वह तो बस एक बच्चा है। वह मेरा बचपन का दोस्त कैसे हो सकता है? वह तो बस चाटुकार है। जू हुई को ये बात स्वीकार करने में बहुत गर्व महसूस हुआ। वांग टेंग अवाक रह गया। लानत है, मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ, चूंकि तुम शू हुई के दोस्त हो, इसलिए तुम हमारे भी दोस्त हो। शू हुई के पीछे खड़ा आदमी बाहर चला गया। उसने वांग टेंग से बात करते हुए उदारता का दिखावा किया। छोटे भाई वांग टेंग, आज यहाँ कई महत्वपूर्ण लोग हैं। तुम हमारे पीछे क्यों नहीं आते? अगर तुम किसी सम्मानित व्यक्ति को भड़काओगे तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। जब वांग टेंग ने ये सुना तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। जब शू हुई ने उसे बच्चा कहा तो ठीक था। आखिरकार वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। लेकिन वो इस युवक को बिल्कुल नहीं जानता था। फिर भी उसने उसे छोटा भाई कहा। मैं तुम्हारा छोटा भाई कब हूँ? तुम छोटे भाई हो। तुम्हारा पूरा परिवार छोटे भाई हैं। ये व्यक्ति कहाँ से आया? पृथ्वी पर आप कौन हैं? उसके सामने खड़ा आदमी लंबा और भारी भरकम था। वो काफी सुंदर था और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। लेकिन जीवन का थोड़ा अधिक अनुभव रखने वाले लोग ये देख पाएंगे कि यह मुस्कान थोड़ी नकली थी। पीने वाले का दिल प्याले में नहीं है। इससे पहले इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी। उनके बीच एकमात्र कड़ी थी जू हुई। वांग टेंग ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया। यह महिला शैतान जू हुई वापस आते ही उसे मुसीबत में डालने के लिए आ गई। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ, वांग टेंग ने कहा। जी जिलोंग ने चुपके से भौहें सिकोड़ी। फिर वो मुस्कुराया और बोला, तुम अपने दोस्तों को साथ आने के लिए कह सकते हो। तुम सबने अभी अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है,
इसलिए तुमने बहुत सी चीजों का अनुभव नहीं किया है। हम 1 या 2 साल से विश्वविद्यालय में हैं। हमने तुमसे ज्यादा सुना और देखा है। अगर तुम हमारा अनुसरण करो तो तुम कुछ अनुभव प्राप्त कर सकते हो। उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि वांगटेंग के दोस्त उसके हमउम्र होंगे, इसलिए वे सिर्फ सीनियर हाई स्कूल के ग्रेजुएट थे। उन्हें शायद लगा होगा कि वे असाधारण हैं क्योंकि उन्होंने अभी अभी मार्शल आर्ट की परीक्षा पास की थी। युवाओं को कोई डर नहीं होता। उनके वरिष्ठ भाई होने के नाते जी जिलोंग को लगा कि उन्हें एक बड़े भाई के नजरिए से उन्हें उचित शिक्षा देनी चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। पान डेनवेन और जू हुई के अन्य वरिष्ठों ने चुपचाप उसकी बातों से सहमति जताई। वे पहले भी इस अवस्था से गुजर चुके थे। वे किसी से भी बेहतर जानते थे कि हाई स्कूल से स्नातक होने पर उन्हें कैसा महसूस होता था। ईमानदारी से कहूं तो उस समय उन्हें थोड़ा गर्व था। उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद ही ब्रह्मांड की विशालता को जाना। वांगटेंग शुहुई का दोस्त था, इसलिए वे जी जिलोंग के सुझाव से सहमत हो गए। अगर वे उसे साथ ला सकते हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। इससे वह परेशानी खड़ी करने से बच जाएगा। छोटे भाई वांगटेंग, मैं जूहुई की बड़ी बहन पेन डेनवेन हूँ। आप बाद में हमारे साथ आ सकते हैं। हम इस तरह एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। आपको इसके बारे में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। पेन डेनवेन अपने शब्दों के साथ ज्यादा चतुर थी। इसके अलावा वो एक फूल की तरह सुंदर थी। जब उसने अपना मुंह खोला तो ऐसा लगा जैसे उनके चेहरों से हवा बह रही हो। वांगटेंग ने असहाय होकर कहा, वरिष्ठ बहन पान, मैं शर्मीला नहीं हूँ। मैं वास्तव में अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ। मैं उनके लिए निर्णय नहीं ले सकता। आप हमें क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप हमें नीची नजर से देखते हैं। भूल जाइए। आइए हम किसी अपमान की मांग न करें, जी जिलोंग ने कहा जैसे कि वो खुद का मजाक उड़ा रहा हो। जैसा कि अपेक्षित था, अन्य वरिष्ठ भाई बहनों ने जब ये सुना तो उनकी भौहें तन गईं। वे दुखी थे। ये वांगटेंग वास्तव में असंवेदनशील था। NOWELBJUN.com। क्या उसने सोचा था कि वह सिर्फ इसलिए घमंडी हो सकता है क्योंकि वह मार्शल आर्ट परीक्षा में अव्वल था? वांगटेंग, क्या तुम मूर्ख हो? हम तुम्हें अपने भले के लिए हमारे पीछे चलने के लिए कह रहे हैं। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? जूहुई ने शिकायत करते हुए थोड़ा गुस्सा दिखाया। वांगटेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। उसने जूहुई को नजरअंदाज किया और जी जिलोंग की तरफ अस्पष्टता से मुस्कुराया। जी जिलिंग को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे लगा जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे निशाना बनाया हो। उसके दिल में डर बैठ गया। क्या वह एक हाई स्कूल ग्रेजुएट से डर गया था? एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और शर्मिंदगी से थोड़ा गुस्सा महसूस किया। जब वह भड़कने ही वाला था, तभी उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। झिलोंग। जी जिलोंग ने अपना सिर घुमाया और तीखे स्वर में मुस्कुराया। उसने उस आदमी को आवाज दी, अंकल। हाँ, ये वास्तव में आप हैं। जीकुन, ली लियांगा और ली रोंगचेंग आगे बढ़े। जब वांगटेंग ने ली लियांगा और ली रोंगचेंग को देखा, तो उसका सिर दुखने लगा। वे सभी फिर से एक साथ इकट्ठे हुए। चाचा, क्या आप जियांगन में नहीं थे? आप यहाँ क्यों हैं? जी जिलोंग ने उत्सुकता से पूछा। मैं नीलामी के लिए आया था। जी कुन मुस्कुराया। फिर वो पान डेनवेन और जी जिलोंग के बगल में बैठे अन्य लोगों की ओर देखने लगा। उसने कहा, क्या ये तुम्हारे सहपाठी हैं? हाँ, वे सभी जियांगन विश्वविद्यालय के मेरे सहपाठी हैं। हालांकि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है। वो इस वर्ष डोंगहाई विश्वविद्यालय मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान है। वो हमारे जैसे सामान्य छात्रों को नीची नजर से देखता है। जी जिलोंग ने वांगटेंग को मजाक में देखने से पहले पान डेनवेन और उसके दोस्तों का परिचय दिया। ओह, डोंगहाई मार्शल आर्ट परीक्षा के शीर्ष विद्वान। जी कुन ने वांगटेंग को देखा। फिर उसने मुड़कर ली लियांगा से पूछा, क्या ये वही वांगटेंग है जिसका तुमने उल्लेख किया था? ये वही है। इससे पहले कि ली लियांगा अपना मुंह खोल पाता,
ली रोंगचेंग ने पहले ही जल्दी से जवाब दे दिया था। यह मार्शल योद्धा अपने पिता को जानता था, इसलिए वह निश्चित रूप से उनके पक्ष में खड़ा होगा। इसके अलावा ली रोंगचेंग को पता चल गया था कि जब वह वांग टेंग के बारे में बात करता था तो उसके लहजे में अवमानना थी। वह वांग टेंग को थोड़ा कष्ट दे सकता था। ली रोंगचेंग ये देखकर खुश हुआ। वांग टेंग, यह मिस्टर जी एक 3 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा है। ऐसा मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए इतने घमंडी हो सकते हो क्योंकि तुम एक मार्शल योद्धा बन गए हो। मिस्टर जी की तुलना में एक स्टार मार्शल योद्धा कुछ भी नहीं है। घमंड मत करो। ली रोंगचेंग उस लोमड़ी की तरह था जिसने बाघ की महिमा ग्रहण की थी। एड्स बाय पब फ्यूचर 3 सितारा सैनिक स्तर मार्शल योद्धा। पान दानवेन और अन्य छात्र आश्चर्य से जी कुन को देखने लगे। हे, मेरे चाचा कई सालों से 3 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा रहे हैं। सामान्य 3 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं की तुलना उनके साथ नहीं की जा सकती, जी जिलोंग ने गर्व से कहा। 3 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा कुछ खास नहीं होता। इस जगह पर कई शक्तिशाली और सम्मानित लोग हैं। मैं बस सबसे निचले पायदान पर हूँ। जी कुन ने विनम्र होने का दिखावा किया। हालांकि उसके दिल में वह गर्वित था और उसे हर किसी से मिल रहे ध्यान का आनंद मिल रहा था। उसने शांति से वांग टेंग को देखा और पूछा, मैंने ली रोंगचेंग के साथ तुम्हारी दुश्मनी के बारे में सुना है। तुमने उसे मार्शल आर्ट की परीक्षा छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए कुछ तरीका अपनाया क्योंकि तुम उससे बदला लेना चाहते थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। पान डेनवेन और जियांगन विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों ने जब ये सुना तो वे अचानक एक स्वर में वांग टेंग की ओर देखने लगे। उन्होंने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। अभी जो कुछ हुआ, उसके कारण वांग टेंग के बारे में उनकी धारणा पहले से ही खराब थी। जब उन्होंने यह अंदरूनी कहानी सुनी, तो वे उससे और भी अधिक घृणा करने लगे। यह असंभव है। वांग टेंग उस तरह का व्यक्ति नहीं है, जू हुई ने बिना सोचे समझे चिल्लाकर कहा। जू हुई, किसी आदमी के चेहरे से उसके दिल का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। तुम्हें कैसे पता कि वो उस तरह का इंसान नहीं है? जी जिलोंग ने कहा। ली रोंगचेंग ने तुम्हें ये बताया है न? वांग टेंग ने सभी की ओर देखा। वो खास तौर पर तब रुका जब उसने ये कहने से पहले जी जिलोंग, ली लियांगा और ली रोंगचेंग की ओर देखा। यहाँ तक कि जब अन्य लोगों द्वारा उसे गलत समझा गया तब भी वह चिंतित नहीं हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसने कहा। तुम सच नहीं छिपा सकते। तुम इतने युवा हो लेकिन पहले से ही इतने दुष्ट हो। अगर तुम भविष्य में उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धा बन गए, तो तुम समाज के लिए बहुत बड़ी गंदगी बन जाओगे। जी कुन ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और कहा। तुम कौन हो? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। भले ही मैं बुरा हूँ, लेकिन इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम मेरे पास क्यों दौड़े और मुझसे ये बकवास क्यों कहा? तुम्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? वांग टेंग ने जी कुन को उदासीनता से देखा। तुम? जी कुन के शब्द गले में अटक गए और उसका चेहरा हरा हो गया। यह शायद गुस्सा या हताशा थी। पहले तो उसने सोचा कि 3 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में अपनी क्षमता के साथ वांग टेंग उससे बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह निश्चित रूप से आज्ञाकारी रूप से उसका व्याख्यान सुनेगा। अप्रत्याशित रूप से वांग टेंग उसे अपमानित करने से नहीं डरता था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने उसे कोई सम्मान नहीं दिया और सबके सामने उसे अपमानित किया। इस समय वो वास्तव में वांग टेंग को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था। दुर्भाग्य से ये बंगले नीलामी घर द्वारा आयोजित एक भव्य नीलामी का स्थल था। वो कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वांग टेंग, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए? मेरे चाचा तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, लेकिन तुमने उन्हें डांटा। तुम मार्शल आर्ट परीक्षा के शीर्ष विद्वान होने के लायक नहीं हो, जी जिलोंग ने गुस्से में चिल्लाया।